एंड इन लेक्चर 2 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग अगेन, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये लास्ट हेडिंग बनेगी और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ जो है रेडिएशन प्रेशर और जो है डी ब्रॉगली कंसेप्ट मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तक जो है हम रेडियो एक्टिविटी, बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट सारे जो है लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किए हैं। और अगेन मैं आपको फिर से वही एक चीज़ कहूँ दैट दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6 से 5 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपने क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी हम किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड देयर विद द मिनिमम एनर्जी दैट्स कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। ठीक है, मिनिमम एनर्जी जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किस सूरत में वो जरूरी नहीं है, बट इतना क्लियर है कि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी जो है, एनर्जी वो ग्रेटर आर इक्वल टू वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। ये कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एनर्जी किसी भी सूरत में दे सकते हो। यू कैन प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसको थर्मियोनिक इमिशन कहेंगे। यू कैन प्रोवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, we call that as field emission. You can hit it by a particle, similar particle, it's called a secondary emission. And finally अगर आप इसको light energy provide करके इसको बाहर निकालते हैं, उसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये है, बट सब में एक चीज कॉमन है कि इंस्टेंट एनर्जी जो फोटोन का होना चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी जो आप इस पे डालना चाहते हो, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, वो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या है सर? मिनिमम एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द मेटलिक सरफेस। तो ये बनी कंडीशन फर्स्ट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस इज दैट एनर्जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। या फिर आप लिख सकते हो एनर्जी तो फोटोन का h नहीं होता है, क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू W0। या आप लिख सकते हो न्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू W0 बाय H। तो न्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट, क्योंकि W0 वर्क फंक्शन, H सब कांस्टेंट है, तो ये न्यू नॉट होता है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये बना कंडीशन नंबर सेकंड। तो एनर्जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू W0, इंस्टेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट। या बच्चे अगर आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिख सकते हो कि H न्यू के बदले C बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू W0। तो फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे दैट लैम्डा जो है, लैम्डा या HC by W0, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज HC by that W0 should be greater or equal to lambda, या रिवर्स में lambda should be less or equal to HC by W0। ये HC by W0 सारा कांस्टेंट है, तो lambda should be less or equal to lambda नॉट। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिजिक्स में आपको जो है कराना है, तो आपकी कंडीशंस ये होनी चाहिए कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू W0, या फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन का ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट, या वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन का या वेवलेंथ जो है इंसिडेंट फोटोन का लेस और इक्वल टू लैम्डा नॉट। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। और आप जानते हैं फोटोन का एनर्जी h न्यू होता है या वो HC बाय लैम्डा होता है। दैट इज व्हाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन तो फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसीलिए वेवलेंथ शुड बी लेस और इक्वल टू लैम्डा नॉट। ये है ऑर्डर जो याद आपको बहुत जरूरी करना है। तो ये है बच्चे कि कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इंस्टेंट फोटोन का कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंस्टेंट फोटोन का कम से कम कितना वेवलेंथ चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो इंस्टेंट फोटोन का वेवलेंथ या तो लैम्डा नॉट के बराबर या उससे कम, फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा, एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा। अगर बराबर हुआ तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आएगा, और अगर एनर्जी ज्यादा हुआ बच्चे, अगर एनर्जी ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक तो बाहर आएगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसमें बची हुई एनर्जी बचेगी भी इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। वही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसी चीज का नाम है, विच इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन कहता है जो आपने एनर्जी दी, जो आपने एनर्जी फोटोन को प्रोवाइड की, वो दो चीजों में काम आती है, एक तो वर्क फंक्शन को न्यूट्रलाइज करने में, एंड प्लस जो बाकी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में चला जाता है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है? इट्स अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका जो है उनका जो काइनेटिक एनर्जी है, और ये रेंज जो है ये 0 टू मैक्सिमम के बीच में जो है लाई करता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दैट वर्क फंक्शन जो न्यूट्रलाइज करने में लगा, और प्लस बाकी जो काइनेटिक एनर्जी में चला गया, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल E माइनस W0 एज इट इज। ठीक है, तो आपने इसको शिफ्ट कर दिया और काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इंस्टेंट फोटोन का एनर्जी हो गया h न्यू उसका एनर्जी होता है। इंस्टेंट फोटोन का जो मैंने लिखा h न्यू माइनस W0 हो गया बराबर h न्यू नॉट के बराबर, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, और इस W नॉट का वैल्यू आ जाएगा h न्यू नॉट, या आप लिख सकते हो hc बाई लैम्डा नॉट अकॉर्डिंगली। तो इतना वर्क फंक्शन चाहिए, इतनी कम से कम एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और इंस्टेंट का जो है अकॉर्डिंगली जो डिसाइड होता है। तो h न्यू इंस्टेंट फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन कम से कम जो है h न्यू नॉट के बराबर, जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये भी आप जानते हैं। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, उसको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV नॉट के बराबर होता है, वायर E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस चीज का ख्याल रखिए, V नॉट को हम बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये आगे आपको पता चलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्लासरूम में हम पूरा एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं, जिसमें वो विंडो से हम फिर लाइट इंट्रोड्यूस कराते हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर एनोड से कितना पोटेंशियल लगेगा उसको स्टॉप करने में, सो दैट करंट जीरो हो जाए। उस पोटेंशियल को हम एनोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फिर मेरे बच्चा, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बदले में लिखूंगा EV नॉट इज इक्वल h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो ये एक फाइनल इक्वेशन। सो दिस अ ग्रुप ऑफ इक्वेशंस एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है अब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में जो सबसे पहला ग्राफ है, सबसे पहला ग्राफ में ये डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद में वो जो है एनोड पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट टर्म क्या होती है सर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखिए टाइम कम है और मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं बोलूं वो उतना हो कि जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाए। अदरवाइज अगर आप देखोगे ये सारा पढ़ाने में तकरीबन, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने में तकरीबन 2 या 2.5 महीने क्लासरूम प्रोग्राम में 12th में चलता है, बट यहाँ पे इतने कम समय में सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, और वो भी ऐसी चीज़ें जो जिनमें थोड़ा जो है टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, तो आप ये समझ सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आपका जो फोकस है मेरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर होना चाहिए। अब खेल ये है इसमें बच्चे कि इसमें टर्म है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बाय टर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी मीन नंबर ऑफ फोटॉन्स। आप जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, मतलब अगर 50 फोटॉन्स आए तो इंटेंसिटी 50, अगर फोटॉन 100 आए तो इंटेंसिटी 100, अगर फोटॉन्स 200 आए तो इंटेंसिटी 200। अगर 50 फोटॉन आए और वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, मतलब एनर्जी इज ग्रेटर देन W नॉट, तो वो फोटॉन जैसे मेटल पे गिरेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रैग कर देगा। बट एनर्जी जो कंडीशंस है वो मैंने पहले ही पढ़ा दी। और उसके बाद अगर 100 फोटॉन्स आए, वो सारी कंडीशंस मैट करके जैसे मेटल पे गिरेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। 200 फोटॉन्स आएंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स, और जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। बट वो सारी कंडीशंस अगर वो फुलफिल कर रहा है तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकता है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा करंट। इसीलिए देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स। तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ये खेल है। अगर मैं बच्चे इसमें ये स्लाइड ही डायरेक्टली बना दूं, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड बनाता हूँ और फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एक ग्राफ बना दूं, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी अब आप समझ गए, बाय टर्म इंटेंसिटी वी मीन नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ होना चाहिए, दिस इज फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, तो द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वाई सर? क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन, जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी करंट। क्योंकि हम जानते हैं सब I इज इक्वल Q बाई T, और Q होता है चार्ज होता है N मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, जितने फोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतनी करंट, देयर शुड डायरेक्ट रिलेशन। तो एक बेसिक ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जब आप बात करते हैं ना फिजिक्स में फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो मतलब आप इन्हीं दो में वेरिएशन देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट कर रहे हैं। इस चीज का ख्याल रखिए। अब आप जो है, अब आप ओरिजिनल स्लाइड पे आ जाइए। जो ओरिजिनल स्लाइड है वो ये है, दैट इज ये देखिए इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल में ये है बच्चे, मैं आपके लिए वो बनाता हूं, वो ऐसा अरेंजमेंट है, इसको कैथोड, इसको एनोड कहते हैं, और ये हम इसको सोर्स कनेक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव यहाँ पे इट इज पॉजिटिव, यहाँ एमीमीटर आता है, और ये सर्किट हमने कंप्लीट किया। और ये एक गिलास चैम्बर में होता है जिसमें हम एक विंडो यहाँ बनाते हैं, और ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसको हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये आपने क्लास में पढ़ा होगा। इस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ से जब लाइट आती है, जब यहाँ से लाइट आती है और कैथोड पे गिरती है, क्योंकि ये कैथोड है और ये एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कैथोड, इसके साथ पॉजिटिव के साथ एनोड। तो जब ये लाइट ऑफ रहती है तो हम देखते हैं एमीमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन 0। बट जैसे यहाँ से करंट अंदर आ जाती है और एनोड कैथोड पे गिरती है, तो हम देखते हैं एंड फुलफिलिंग ऑल दोस कंडीशन दैट E शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू W नॉट, तो हम देखते हैं कि हमेशा एमीमीटर डिफ्लेक्शन या गैल्वानोमीटर यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाता है। इट मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले वो
इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए, सर्किट गेट्स कंप्लीटेड एंड करंट गेट्स डेवलप्ड, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब मेरा हेडिंग है फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। अब ये एनोड पोटेंशियल जो है, ये एनोड पोटेंशियल ये एक वेरिएबल सोर्स है। हम इस एनोड पोटेंशियल को जीरो भी बना सकते हैं, हम इसको पॉजिटिवली बढ़ा सकते हैं, हम इसको नेगेटिवली बढ़ा सकते हैं। अब मुझे बोलिए आप, तो हमने देखा है कि इवन बाय कीपिंग दिस एनोड पोटेंशियल जीरो, अगर हम ये सुनना आराम से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गोटा याद करने की जरूरत नहीं है ग्राफ्स को, अगर आप ये समझ गए तो आपको चीजें समझ आ गई। तो ये एक वेरिएबल सोर्स है, अगर हमने इस एनोड पोटेंशियल को जीरो कर दिया, अगर इसको जीरो भी रखते हैं तब भी हम देखते हैं एमीमीटर शोज डिफ्लेक्शन, जब भी लाइट इस नेचर की यहाँ पे फॉल करती है। एक्चुअली कुछ जैसे लाइट यहाँ पे गिरती है, फोटॉन्स यहाँ बाहर आते हैं, इट इज एज पर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, सर्किट गेट्स कंप्लीटेड, इवन एट जीरो पोटेंशियल ऑफ दिस सम इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्किट gets completed and galvanometer or emitter shows deflection। मतलब 0 वोल्ट पे भी आपकी करंट है, वही यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है। तो मैंने बोला आप अगर यहाँ ध्यान रखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ आएगी। तो यहाँ 0 वोल्ट, तो ये एनोड, इट इज पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, ठीक है। तो इट इज फोटो करंट इज आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ। अब मुझे बोलिए आप 0 वोल्ट पे भी पोटेंशियल, 0 वोल्ट पे भी एनोड के पोटेंशियल 0 वोल्ट पे भी करंट का वैल्यू है। तो ये पहली बात है इसमें। उसके बाद अगर आप इसको पॉजिटिवली आप बढ़ाओगे, मतलब आपने +1 कर दिया, +2, क्योंकि यू आर हैविंग अ सोर्स व्हिच इज अ वेरिएबल सोर्स, आप इसको पॉजिटिवली बढ़ाओगे। दिमाग कहता है जब ये पॉजिटिवली बढ़ेगा तो करंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा और फाइनली सैचुरेट होगा। सर सैचुरेट क्यों होगा? क्योंकि हमने इस केस में इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, ठीक है। तो इस केस में हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिक्स की है, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। इस चीज का ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप दो चीजों का वेरिएशन देखते हैं, जैसे आप फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल इस केस में देख रहे हैं, तो इस केस में आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट है। मतलब अगर 100 फोटॉन्स गिर रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नो डाउट पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ेगी, बट फाइनली आपके पास वही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसी चीज को हम सैचुरेशन ऑफ करंट कहते हैं। ये ग्राफ में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब अगर हमने नेगेटिवली इसको बढ़ा दिया, एनोड पोटेंशियल को हम नेगेटिवली बढ़ा दिया, तो नेगेटिव जैसे ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव इसको रिपल करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और रिपल्शन उसको रोक रहा है। तो पहले जब आप -1 करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे, -2 करेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आप दम तोड़ देंगे और कुछ ही यहाँ पहुंचेंगे। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा नेगेटिव पोटेंशियल, द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकला वो रुक जाएगा और आप उस वक्त सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा और करंट जीरो होगा। इसीलिए जब आप नेगेटिवली पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, देख लो करंट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर इनिशियली 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, -1 पे 50 इलेक्ट्रॉन्स आए, -2 पे 25 आए, -3 पे आपके जो है 20 इलेक्ट्रॉन्स आए और -5 पे मान लीजिए आप सारे इलेक्ट्रॉन जो है फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो गया। तो वही करंट गिर के एक पॉइंट ऐसा आया जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो यही था वो इक्वेशन में जो मैंने पीछे लिखा था, जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसपे आपका फोटो करंट जीरो आएगा, और इसको नेगेटिव से इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव जो है एनोड पोटेंशियल होता है जो रोक देता है। तो जीरो एनोड पोटेंशियल पे भी आपका करंट है, पॉजिटिवली बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी बट सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट क्यों होगी? क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स्ड है, जितने फोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद नहीं बढ़ सकती फर्दर करंट, सैचुरेशन। और अगर नेगेटिवली बढ़ा दोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम करेगा और एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा, वो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक के एक्चुअली वर्क करेगा, उसको रोक देगा उस वक्त जो करंट है वो जीरो होगी। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, एज इट इज एंट्रेंस में पूछा जाता है, इस पे आप नजर रखेंगे। उसके बाद है आपका फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट में पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने फोटॉन्स, जितने फोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतनी करंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही मैंने दिखाया है दैट फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल ही है। एनोड पोटेंशियल ये है, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये घट रहा है, और ये जीरो पे भी देख लीजिए, जीरो पे भी आपका करंट है। बट जब इंटेंसिटी I1 था तो करंट ये है, जब इंटेंसिटी I2, अब इंटेंसिटी I3, तो इस केस में अब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, यू आर चेंजिंग इंटेंसिटी। तो बाकी चीजें सब कांस्टेंट है, जैसे आपने जो एनर्जी है, बाकी सारी चीजें जो फोटॉन के रिगार्डिंग, वो सारी आपने कांस्टेंट कर दिया, आप सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा रहे। अब जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, अब पहले 50 फोटॉन थे, 50 इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से करंट सैचुरेट हुई I1 पे। इसी तरह अगर आप 100 फोटॉन तो 100 इलेक्ट्रॉन्स, करंट ज्यादा हो जाएगी। अगर आप 300 फोटॉन तो ज्यादा करंट। तो लिखा है इस ग्राफ में दैट I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। आप जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना इस करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बट फाइनली सैचुरेट हो जाएगा। बट यहाँ एनोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनोड पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। एनोड पोटेंशियल डिपेंड करता है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करता है। आप यहाँ सिर्फ नंबर बढ़ा रहे हो, एनर्जी ऑफ फोटॉन के साथ कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आप सिर्फ फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वही मैंने लिखा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटॉन, जितने फोटॉन्स उतना इंटेंसिटी। बाय चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट देयर इज नो चेंज इन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फोटॉन की इंटेंसिटी के साथ खेल
रहे हो तो मतलब उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, अगर उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रहता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ अगर आप फोटॉन की एनर्जी बढ़ाओगे तो जितना फोटॉन का एनर्जी बढ़ेगा, वर्क फंक्शन में जो न्यूट्रलाइज होना था वो हो गया, रेस्ट सारा काइनेटिक एनर्जी में आएगा, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बट इस केस में जो आप फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के साथ छेड़ ही नहीं रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कैसे हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी चेंज करने के वक्त आप एक चीज का ख्याल रखिए, आप सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ खेल रहे हो, एनर्जी के साथ कुछ नहीं, एनर्जी के साथ कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ नहीं, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंडिपेंडेंट रहेगा। तो तीनों में आपका जो है I3 I2 I1 से ज्यादा है तो करंट्स भी बढ़ेंगे, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपको आप समझ आया होगा। उसके बाद जो है फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बोला एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ाओगे। अब एनर्जी जब बढ़ाओगे तो आपको पता होना चाहिए मेटल में इलेक्ट्रॉन, इसका वर्क फंक्शन है, ये फिक्स्ड है। आप एनर्जी बढ़ा रहे हो बच्चे, आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, वर्क फंक्शन में जो न्यूट्रलाइज होना था वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसका वर्क फंक्शन है 25 जूल, इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल। पहले आपने जो है 50 जूल का एनर्जी प्रोवाइड किया, 50 जूल में 25 जूल वर्क फंक्शन में चला गया, 25 जूल का काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ठीक है। अब आपने 100 जूल का एनर्जी डाल दिया ऊपर से, ठीक है। अब एनर्जी जो है 100 जूल कर दिया आपने, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ही एनर्जी बढ़ती है। अब आपने 100 जूल कर दिया, 25 तो 25 ही है, अब जो बचा वो है 75। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, सीधी सी बात है कि आपको एनोड पोटेंशियल ज्यादा चाहिए उसको रोकने के लिए, खेल खत्म। आपका ग्राफ जो है वो जो है मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, आप देख लीजिए एनोड पोटेंशियल है, ये फोटो करंट है, तो ये सैचुरेशन तो इंटेंसिटी फिक्स्ड है। अब आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, आप ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे जाने का मतलब आपने इस केस में जो फ्रीक्वेंसी यूज की होगी ν3, ये ग्रेटर देन ν2 है और ν2 इज ग्रेटर देन ν1। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी, तो ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। जिस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे खींचता जाएगा। अगर ये -3 वोल्ट पे स्टॉप होता है, ये -5 वोल्ट पे, ये -10 पे। क्यों सर? क्योंकि अगर ये 25 जूल का काइनेटिक एनर्जी 75 जूल, 75 जूल काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकने के लिए ज्यादा चाहिए। मुझे लगता है इतने कम समय में ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता। स्टिल आई बिलीव दैट, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है ना उसको पता चलता है, उसको एक वाइब आती है कि मैंने किस हिसाब से पढ़ा दिया, बच्चों को समझ आया होगा कि नहीं। तो ये इसका जो है ये इसका पैटर्न है जो याद रखेंगे। तो बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एज वेल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सीधी सी बात है, जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इनकमिंग फोटॉन का एनर्जी चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी से चेंज होगा तो आपको उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एज वेल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस, बट देयर विल बी नो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सीधी सी बात है, इस वक्त आप नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ कुछ नहीं कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, उसके वजह से इनकमिंग फोटॉन का एनर्जी चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, जिस काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। दिस इज द स्टोरी। उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये भी पूछा जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने भी पढ़ा है, इनकमिंग फोटॉन का एनर्जी हो गया E, वो एक तो वर्क फंक्शन में चला जाता है और रेस्ट में बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में चला जाता है। तो अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके लिए फिर से, सो दैट आपको लगे कि नहीं ऐसे करना होता है, इट इज E - W0। नाउ टेल मी वन थिंग, जो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, इनकमिंग फोटॉन का एनर्जी h नहीं होता है और वर्क फंक्शन कांस्टेंट, या तो h0 लिख सकते हो आप, या तो वर्क फंक्शन लिख सकते हो। नाउ टेल मी, दिस इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ equation of a straight line, that y is equal to mx माइनस सी इज इंटरसेप्ट, तो वर्क फंक्शन है, m हो गया स्लोप, तो स्लोप यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने जब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाया प्रीवियस स्लाइड में, जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया बच्चे, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ा, जब एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हुई, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है इक्वेशन जैसा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का यही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। दैट इज व्हाई जब आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सर नेगेटिव इंटरसेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस W0, तो यहां से स्टार्ट करना है, नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्ट्रेट लाइन। सर इसका स्लोप कितना है? तो यहां खुद बोल रहा है वो m इज इक्वल h के बराबर। तो अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हो, वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर, डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? स्ट्रेट लाइन इस वजह से, स्लोप किसके बराबर है और उसका जो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर है? वर्क फंक्शन है और ये मेटल का कांस्टेंट होता है, ये आप ख्याल रखिए। वही मैंने लिखा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E h nu - W0, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा है। तो m जो है वो h के
बराबर है, और h जो है वो स्लोप है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट यहाँ W0 है, और ये नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से आपने यहाँ से स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव। आप मुझे बोलो, आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेरे बच्चों होता है बराबर h न्यू माइनस W0, ये भी पीछे पड़ा, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, वो होता है बराबर EV0, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो मैंने पढ़ा है आपको, ये हम क्लास में डिस्कस करते हैं, माइनस W0। तो मुझे बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर हुआ, इट इज h by E मल्टीप्लाइड बाय न्यू माइनस W0 डिवाइडेड बाय E। नाउ टेल मी वन थिंग, ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा है, दैट इज y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्योंकि ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, h by E भी कांस्टेंट, W0 by E भी कांस्टेंट, वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये सारा कांस्टेंट है। तो ये h by E जो है m के साथ मैच करेगा, तो दैट इज स्लोप। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, v0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और W0 by E तो यहाँ इंटरसेप्ट के बराबर और नेगेटिव इंटरसेप्ट, अगेन स्ट्रेट लाइन, देख लीजिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इसमें इंटरसेप्ट हो गया माइनस W0 by E, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो है फिर से स्ट्रेट आया, तो ये हो गया। इसका स्लोप किसके बराबर है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, स्लोप इसका h by E के बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया बराबर h by E इंटू न्यू एंड दिस, तो ये हो गया mx माइनस c इज इक्वल टू जो है y स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये इसको एक्सप्लेन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, इसमें आपको डायरेक्टली पूछेगा वो कल एग्जाम में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप किसके बराबर है, तो इट इज h by E। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ किसके बराबर है, तो इट इज ओनली प्लैंक्स कांस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पीछे पढ़ाया कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली h न्यू के बराबर है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये एक सीक्वेंस बनती है, क्योंकि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए उसको रोकने के लिए। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल जो पोर्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलमोस्ट जो है सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस की, अब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम। पहले आप एक चीज याद रखिए, एनर्जी जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, एनर्जी होता है h न्यू फोटॉन का, और वो एनर्जी होता है बराबर hc by लैम्डा, क्योंकि न्यू इज c by लैम्डा। अब देख लीजिए आप, जब भी हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, एनर्जी का यूनिट जूल नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर नहीं एंगस्ट्रॉम लेते हैं। इसको एक स्पेशल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इट इज 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। और यहां एनर्जी का यूनिट जो है, एनर्जी का यूनिट जो है बच्चे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता है। दिस इज अ स्पेशल इक्वेशन जो आपको मॉडर्न फिजिक्स में याद करनी चाहिए, दैट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सर ये कहां से लाया, देखो हम प्लैंक्स कांस्टेंट जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट जानते हैं, दैट इज 6.6 into 10⁻34। सी जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸। वो मल्टीप्लाई करके इसको उन यूनिट्स में आपने कन्वर्ट किया जिसमें हमारा क्वेश्चन फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री में पूछा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो सारा कन्वर्जन करके ये आता है 12400, एक्चुअली आता है 12375। 375 को हम 400 के अप्रॉक्सीमेट मानते हैं आपको आसान करने के लिए चीजों का। तो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स, मतलब अगर कभी भी आप मुझे वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम देंगे, मैं आपको एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा। और यही दो यूनिट्स हम मॉडर्न फिजिक्स में लेके चलते हैं। ये एक अलग चीज है जो मैंने इसमें डिस्कस की, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जब भी फोटॉन का एनर्जी आज के बाद कोई पूछे, उसको मत बोलो h न्यू, उसको मत बोलो hc by लैम्डा, अब बोलो एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स होता है 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। तो इससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होने वाला है। अब हम अपने क्वेश्चन में वापस आएंगे। देख लीजिए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस, तो वेवलेंथ दिया है, तो यही देख के मैंने ये बना दिया 2500 एंगस्ट्रॉम। देखो वेवलेंथ तो हमेशा एंगस्ट्रॉम में देगा, मीटर में कभी नहीं देगा, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स में डायमेंशंस बहुत छोटे हैं। इज इंस्टेंट ऑन अ मेटल प्लेट हुज वर्क फंक्शन इज, तो वर्क फंक्शन दिया है, मतलब W0 इज प्रोवाइडेड एंड इट इज प्रोवाइडेड 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए एनर्जी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, मैंने बोला ना मॉडर्न फिजिक्स में यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डिस्टेंसेस एंगस्ट्रॉम्स में मेजर होती है। देन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द सरफेस, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि वो पोटेंशियल जिससे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया जा सकता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो सर ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेवलेंथ और वर्क फंक्शन, वेवलेंथ से क्या मतलब है बच्चे आपको पता होना चाहिए। पहले हम इंस्टेंट फोटॉन का एनर्जी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होता है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। अभी मैंने पढ़ाया, तो हम इस डाटा से, इस वेवलेंथ से इंस्टेंट फोटॉन का एनर्जी इमीडिएटली निकालेंगे। ये हुआ 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स, वो हो गया 2500, वो हो गया 2500 00 कट गया, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 125। तो ये 125 बट उससे कम, मतलब 5 से थोड़ा कम, तो हम अप्रॉक्सीमेट चला सकते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो 25 मल्टीप्लाइड 5 125 हम जानते हैं, तो 5 से थोड़ा वैल्यू कम वो मैनेज करेंगे कैलकुलेशन में, मतलब इंस्टेंट
फोटॉन का जो एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उससे कम है। तो हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मुझे बोलिए आप, अभी आपने मेरे पास पढ़ा कि इंस्टेंट फोटॉन का जो एनर्जी होता है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो मुझे बोलो काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, एनर्जी इंस्टेंट फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। अब इंस्टेंट फोटॉन का एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब माइनस वर्क फंक्शन दिया है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बचा कितना, बचा जो तो वर्क फंक्शन में 3.5 बचा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने अभी आपको पढ़ाया काइनेटिक एनर्जी होता है EV नॉट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए E पहली फुर्सत में उड़ा दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लगेगा वो 1.5 वोल्ट्स का लगेगा, 1.5 वोल्ट्स का, उससे कम लगेगा क्योंकि ये जो है मैंने 5 ले लिया। तो 1.5 के करीब जो आंसर होगा 1.5 के करीब, 1.5 से थोड़ा कम जो है एक ही ऑप्शन है, तो 1.46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है इंपॉर्टेंस जो है, आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लास्ट में यूज किया, वर्क फंक्शन और ये जो है एनर्जी आप वेवलेंथ से कैलकुलेट कर पाए, वर्क फंक्शन दिया था, काइनेटिक एनर्जी जानते हैं आप EV नॉट होता है, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। उसके बाद वर्क फंक्शन ऑफ सबस्टेंस 4, देख लीजिए वर्क फंक्शन इस केस में डायरेक्टली दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया गया। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर दिस सबस्टेंसेस, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि बच्चे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या उससे कम है ना, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा, एनर्जी वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा, बट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तो ये लॉन्गेस्ट। तो मुझे बोलिए आप, हम लिख सकते हैं ना, एनर्जी होता है ना Hc बाय लैम्डा, तो मैं लिख सकता हूं Hc बाय लैम्डा नॉट, Hc बाय लैम्डा नॉट जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। Hc बाय लैम्डा नॉट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, क्योंकि W नॉट में लैम्डा नॉट आ जाएगा, तो लैम्डा नॉट ज्यादा से ज्यादा जो आ सकता है इट इज Hc डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला कि H भी जानते हैं, C भी जानते हैं, ये होता है 12400 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ गया, तो ये हो गया 4 3 12, 4 1 4 0 0, तो लैम्डा नॉट आपका जो है इट इज 3100 एंगस्ट्रॉम आ गया, बट यहाँ नैनोमीटर्स में आंसर है, तो आप लिख सकते हो इट इज 3100 इंटू 10 रेज पावर -10 मीटर, है ना, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज पावर -10 मीटर, ये एक उड़ा दो इसके साथ, तो लैम्डा नॉट हो गया 310 इंटू 10 रेज पावर -9 मीटर, बार 10 रेज पावर -9 मीटर नैनोमीटर होता है, तो लैम्डा नॉट जो है 310 नैनोमीटर शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 310 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। तो फिर से एक लॉजिक के साथ में चला गया, तो वर्क फंक्शन देके वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ हम कितनी डाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से नीचे वाली वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रीच कराएंगी। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ, मतलब अगर कल एंट्रेंस में उसने बोला कि ये 310 नैनोमीटर है, तो अगर आप 400 पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 310 लिमिट है, इससे नीचे होगा 400 पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक, ये कंसेप्चुअल हिस्सा याद रखना आप। तो 220 पे हो सकता है क्योंकि 310 से कम है, 540 पे भी नहीं हो सकता। इन दो वेवलेंथ्स पे ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है या इससे तो 100% हो जाएगा, और ये जो है ये लिमिट है, इससे ज्यादा अगर आपने 311 नैनोमीटर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और मैंने यहाँ खेला W नॉट होता है Hc बाय लैम्डा नॉट उधर ही रखे, लैम्डा नॉट उधर ही रखे, Hc बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने का तरीका ये सीधे 12400 होता है, जो मैंने पीछे पढ़ाया, डिवाइडेड बाय 4, ये है तरीका इस क्वेश्चन को। मैंने इसमें कंसेप्ट भी ऐड कर दिया कि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 310 है, 400 पे नहीं हो सकता, 540 पे नहीं हो सकता, 220 पे 100% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट हमसे लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो 310 ही इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये तो हर मॉड्यूल और सीरीज में देखोगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड फोटो एनोड पोटेंशियल एंड दैट is plotted against plate current। तो ये करंट, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल आपको बोलना है। इस ग्राफ की स्टोरी क्या है, इस ग्राफ की स्टोरी ये है बच्चे, देख लीजिए, यहाँ करंट सेम है, तो यहाँ सैचुरेशन करंट सेम है, यहाँ इंटेंसिटी सेम होगा, सीधी बात है, क्योंकि इन दोनों की करंट्स जो है वो सैचुरेट हो चुकी है, तो यहाँ इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। बट अगर आप देखोगे यहाँ इंटेंसिटी कम है, क्योंकि ये करंट ज्यादा, ये कम है। फिर देखो यहाँ पे इन दोनों का, बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना चाहिए, बट सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सी को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगा होगा। तो ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, बट बी और सी का इंटेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे रीड करो, अगर आप देखोगे ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटीज, ए एंड बी विल हैव सेम, बकवास है, क्योंकि बी का इंटेंसिटी इससे ज्यादा है, गलत है। बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बी एंड सी का बकवास, फिर से इनका तो इंटेंसिटी सेम है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, ए एंड बी विल हैव डिफरेंट, बिल्कुल ये ठीक है, इंटेंसिटीज विल डिफरेंट है, while B and C have the same while B and C will have different intensities, while B and C will have
इक्वल फ्रीक्वेंसीज, बी और सी की फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल गलत है, बी की फ्रीक्वेंसी ये है और सी की ज्यादा है, तो ये भी गलत है बच्चे। लास्ट ऑप्शन देखो, बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटीज, यस बी एंड सी की इंटेंसिटी सेम है क्योंकि करंट सेम है, और फिर व्हाइल ए एंड बी विल हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल ए और बी का आप देख लो, ए और बी का स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी जो है न्यू वन वो सेम है, जब इसका फ्रीक्वेंसी न्यू टू है और न्यू टू जो है बच्चे वो न्यू वन से ज्यादा है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटेंसिटी ऑफ बी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ सी से ज्यादा है और बराबर है इंटेंसिटी ऑफ बी और सी, और ये इंटेंसिटी ऑफ ए, तो ये दोनों बराबर है और ज्यादा है आई ए से, इसका ख्याल रखिए जो हमने ग्राफ्स में पीछे डिस्कस किया। उसके बाद ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ग्राफ की नॉलेज चेक करना चाहता है। ये देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट आपको जो है, नेगेटिव इंटरसेप्ट आपको वर्क फंक्शन देता है, जबकि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता तो ये स्टॉप वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देता। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, ग्राफ रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज शोन बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा आई शोन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो हमें तो पता है यही तो वर्क फंक्शन होता है, तो माइनस डब्ल्यू दिया है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, माइनस माइनस कट जाएगा तो वर्क फंक्शन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे वो आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो है उसका इंटरसेप्ट जो है वही तो वर्क फंक्शन के बराबर है, -w=-4। अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता बच्चों तो मैं लिखता ये W0/E=4 -4 के बराबर, और फिर बाकी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, ये है इंपॉर्टेंट इसमें। उसके बाद है फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंस्टेंट ऑन अ कैथोड सी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले फोटॉन्स आपने इंस्टेंट कराए इन अ फोटो सेल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला हिस्सा क्वेश्चन का ये है कि E होता है बराबर, हम जानते हैं W प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आप मुझे बोलो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आपने फोटॉन्स गिरा दिए, वर्क फंक्शन नहीं दिया है, आपको काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू जो आया वो आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना कहानी में अभी तक हमें पता चला, हम इस कहानी से वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाल पाए। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब वो फोटॉन्स गिरे जिनकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर से मैं यूज करूंगा। अब ये W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी है, W0 हम पहले डाटा से उठा सकते हैं, आप W0 अब उठा सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इस पे गिरे। हमसे पूछ रहा है सी इसी मटेरियल पे, क्योंकि मटेरियल सेम है, सी इधर भी है बच्चे और सी जो है इधर भी है, तो दैट इज व्हाई वर्क फंक्शन रिमेन सेम, क्योंकि वर्क फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड ए इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए। तो मुझे बोलो आप यहां से पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बोलो ये होता है बराबर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैंने पीछे पढ़ाया, ये EV0 होता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट। अब सर ऑप्शन जब देखते हैं यहाँ +3 वोल्ट भी है, -3 वोल्ट भी है, हमें ऑब्टेन हुआ है +3 वोल्ट, बच्चा टिक करके आता है, लास्ट में घर में देखता है आंसर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हमने गलत कहा किया, ये तो आया, बट बच्चे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और हमेशा नेगेटिव होता है, तो साइन के साथ लिखने के लिए आपको -3 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट का है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जब ग्राफ में देखा तो मैंने -V0 लिखा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव इन सेंस, दैट इज व्हाई यहाँ -3 वोल्ट जो है आंसर आएगा, न कि +3। इसका आप ख्याल रखेंगे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। उसके बाद है फोटो सेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप हर सीरीज में देखोगे। फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्राइट सोर्स प्लेस्ड एट 1 मीटर। ये एक फोटो सेल है, तो मैं यहाँ लिखूं ये एक फोटो सेल है और इस पे एक सोर्स जो है लाइट फॉल करा रहा है, दिस अ सोर्स हियर, इट्स अ सोर्स, और ये इससे दूर जो है ये 1 मीटर की दूरी पे है। फिर बोल रहा है व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड ½ मीटर अवे। अब फोटो सेल यही है बच्चे, फोटो सेल यही रहा, बट अब सोर्स जो है वो नजदीक आ चुका है और ये दूरी जो है ये आधे मीटर की हो चुकी है। हमसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय फोटो कैथोड विल बी। अब इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो इंपॉर्टेंट है, अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब अब इंटेंसिटी को क्या होगा आपको पता होना चाहिए। पॉइंट सोर्स के रिगार्डिंग इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फॉर पॉइंट सोर्सेज या स्फेरिकल सोर्सेज का इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं लिखूंगा I1/I2, अगर मैं लिखूंगा I1/I2, मैं लिख सकता हूं ये R2/R1 का स्क्वायर हो गया। अब मुझे बोलिए आप, तो पहली फुर्सत में आपका जो डिस्टेंस था वो 1 मीटर था, तो ये हो गया इंटेंसिटी 1। इंटेंसिटी 1 जो था उस वक्त जो डिस्टेंस था वो R1 था, वो 1 मीटर था, और फिर आपका डिस्टेंस आधा मीटर हुआ, तो R2 आधा हुआ, तो मैं लिखूं 1/2 और ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/4। अब मुझे बोलो जो I2 इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स I1 है। जब इंटेंसिटी बढ़ी, जब इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो वही तो पूछ रहा है हमसे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय फोटो कैथोड।
वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, दूसरी इंटेंसिटी 4 गुना पहले से बढ़ी तो 4 गुना आपके फैक्टर से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपकी इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ी, जब इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ी आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स भी, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद जो है अब आपका व्हेन अ मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस पे भी आप जो है इस पे प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपके पास एक मेटल सरफेस है, आपने इल्यूमिनेट किया उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ejection of electrons is 3 volt. When the same surface is illuminated by a light of wavelength that 2 lambda, then the potential difference required to stop the ejection of electrons is V. For photoelectric effect the threshold wavelength. तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कहानी चल रही है, तो मैंने आपको पढ़ाया, मैं यहाँ पे लिखूं काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो होता है बराबर E माइनस डब्ल्यू नॉट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो ये इक्वेशन हम जानते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इट इज EV नॉट और ये H न्यू हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी के बदले यहाँ लिख सकता हूँ EV नॉट, वो नीचे आएगा दैट H बाई दिस, या मैं लिखूँ आपके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है बच्चों EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल E जो है वो होता है HC बाई लैम्डा, HC बाई लैम्डा, और वर्क फंक्शन होता है बराबर HC बाई लैम्डा नॉट। ये इक्वेशन आपके लिए मैंने लिखा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर आप बात करो, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है तो E यहाँ कॉमन आ जाएगा इधर इस सारे में, और HC यहाँ पे कॉमन आ जाएगा HC बाहर, और तो मैं लिख सकता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, या आप ऐसे लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम एज पर द क्वेश्चन इसको डिजाइन करते हैं एज पर द क्वेश्चन। अब मुझे बोलो, मैंने मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा वेवलेंथ आया, देन द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो मैं लिखूं 3 वोल्ट, तो ये हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि V नॉट दिया है 3 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई है HC बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, और माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, ये तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। इक्वेशन फर्स्ट डिजाइन हो गई बस। उसके बाद आपसे पूछ रहा है द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा। अब आपने यहाँ वेवलेंथ कर दिया HC बाई 2 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा वेवलेंथ कर दिया, तो सीधी सी बात है थ्रेशोल्ड के भी चेंज नहीं हो सकता, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। फिर क्या पूछ रहा है, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज V वोल्ट। तो V वोल्ट हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि V वोल्ट 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन साथ में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर फोटोइलेक्ट्रिक द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हमें लैम्डा नॉट इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। और कैसे करेंगे, अब यहाँ आप दिमाग से काम कर सकते हो, इन्हीं दो इक्वेशंस को ऐसे मैनिपुलेट करना कि लैम्डा नॉट आए। मेरा दिमाग कहता है कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, बट अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3 जो है वो 0 हो जाएगा, और उस बिना पे 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर जो है सब्ट्रैक्ट हमने किया, तो फिर आप इसको मैनेज करके लिख सकते हैं। तो 3 - 3 0 हो गया, तो ऊपर जो है अब आपका ये हो गया HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, तो ये हो गया। फिर आपने माइनस किया, क्योंकि माइनस किया आपने, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि 3 - 3 0 ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ क्या HC बाई 2 लैम्डा, ये माइनस से ये जो है प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा HC बाई लैम्डा नॉट। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो HC पहली फुर्सत में आप उठा दीजिए, HC पहली फुर्सत में पढ़ा दीजिए आप, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ बचा था 1 बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ बचा था 1 बाई लैम्डा नॉट, और ये इधर जाएगा, तो 3 से तो मल्टीप्लाई किया था बच्चे, 3 है ये, तो सॉरी बच्चे यहाँ पे 3 जो है ये मल्टीप्लाई तो हुआ है, इट इज़ 3HC और ये 3HC, क्योंकि 3 तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऐसे कैंसिल हुआ, तो ये 1 बाई लैम्डा है, ठीक है, ये 1 बाई लैम्डा है, बट ये जब यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3 बाई 2 लैम्डा, ठीक है, 3 बाई 2 लैम्डा। इन द सेम फैशन ये जब यहाँ कैरी करोगे तो बनेगा 1 बाई लैम्डा नॉट पॉजिटिव, 1 बाई लैम्डा नॉट पॉजिटिव, बट ये जो है ये प्लस है ही, ये बना 3 बाई लैम्डा नॉट, 3 बाई लैम्डा नॉट। अब आप देख लीजिए ये हुआ यहाँ पे इट इज़ 2 लैम्डा नॉट प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, इट इज़ 5 लैम्डा बाई 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हुआ 5 बाई 2 लैम्डा, इट इज़ 5 बाई 2 लैम्डा। इन द सेम फैशन ये हुआ लैम्डा नॉट 3 लैम्डा नॉट। तो आप जो है इसमें कैलकुलेट करके या कोई कैलकुलेशन एरर अगर हुआ हो तो वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये लैम्डा नॉट प्लस 3 लैम्डा नॉट हो गया 4 लैम्डा नॉट डिवाइड बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर, तो सिर्फ लैम्डा नॉट बचा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको लैम्डा नॉट चाहिए, तो ये हुआ 4 और यहाँ कहीं गलती हुई है। देख लीजिए पहला इक्वेशन ठीक है, दूसरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 3 0 हो गया, दिस माइनस दिस आपने किया, तो HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा, ठीक है। फिर ये माइनस हुआ तो माइनस यहीं पे हुआ,
माइनस माइनस और जीरो, हाँ यहाँ गलती हुई है बच्चे, सॉरी, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन एरर कर दिया है बच्चे। अगर आपने इसे वो 3 से मल्टीप्लाई किया वो जीरो हुआ, ठीक है। सो दिस माइनस दिस, तो आपका जो है इट इज AC बाय लैम्डा माइनस AC बाय लैम्डा नॉट, सॉरी फॉर दिस, बट कैलकुलेशन में एरर होते हैं। तो माइनस किया आपने 3AC बाय लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस जो है आपका ये जो है ये माइनस हुआ और ये माइनस रहा ही, ठीक है, और माइनस प्लस हो गया, दैट इज 3HC बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल 0, ठीक है, 0। मैंने यहाँ गलती कर दी थी। अब आप इसको अरेंज करिए एक बार, तो ऐसी क्रॉस करने पे ऐसी था, ऐसी ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यू आर है ना, देन यू हैव टू टेक लैम्डा और लैम्डा नॉट अरेंज करके आपका आंसर जो है लैम्डा नॉट का, अब आप ये कर सकते हैं, मैं इसमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। 4 लैम्डा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ इसमें ये एक चीज ख्याल रखिए, जब आप 2 इक्वेशन डिजाइन करोगे फिर इनको कैसे मैनिपुलेट करोगे सो दैट आपका जो ये इक्वेशन डेवलप होकर लैम्डा नॉट जो है 4 लैम्डा। अब इसमें जगह भी नहीं है कि इसको फर्दर करें, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। फिर रेडिएशन प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लीजिए, अगर आप किसी भी सरफेस पे, अगर ये कोई भी सरफेस है, आप इस पे फोटॉन्स गिरा रहे हो, ठीक है, ये यहाँ से फोटॉन गया और फिर रिफ्लेक्ट हुआ, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, 100% एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है और 100% रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है। जब फोटॉन मूव करता है बच्चे, उसके पास एनर्जी होता है, उसके पास मोमेंटम होता है, और जब मोमेंटम से वो स्ट्राइक करता है सरफेस को और रिफ्लेक्ट होता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज होने से फोर्स आता है और फोर्स आने से उस सरफेस पे एरिया होता है तो प्रेशर आता है। तो ये सारी चीजें जो है कनेक्टेड है। तो पहले फोटॉन आया, सरफेस को हिट कर गया, फोटॉन का मोमेंटम है, फोटॉन का मोमेंटम रिफ्लेक्शन पे जो है वो चेंज हो गया। जब मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स आ जाता है, आपने डायनेमिक्स में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स, और जब फोर्स आ गया एरिया है तो प्रेशर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रेडिएशन प्रेशर वही हो गया कि किसी सरफेस पे फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो जब फोटॉन्स गिर रहे हैं तो वो उस पे जो है एक तो मोमेंटम भी बना देंगे, उस पे चेंज इन मोमेंटम, उस पे फोर्स आएगा, उस पे प्रेशर आएगा, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो चेंज इन मोमेंटम जब फोटॉन गिरेगा तो ये होता है E/c × 1 + c। E हो गया एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, 1 + c 1 + गामा। गामा होता है बच्चे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अगर प्योर फॉर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर प्योर एब्जॉर्प्शन है, अगर एब्जॉर्प्शन 100% हुआ, एब्जॉर्प्शन है तो गामा 0 है क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, सारा फोटॉन जो आया वो एब्जॉर्ब हुआ और वापस नहीं गया। तो फॉर प्योर एब्जॉर्प्शन गामा इज 0। जब गामा 0 है तो ये सिर्फ E/c, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा E/c, इसका ख्याल रखेंगे। और अगर प्योर रिफ्लेक्शन है, अगर प्योर रिफ्लेक्शन है तो गामा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 2 होता है, ये 2E/c बनेगा। तो चेंज इन मोमेंटम E/c 1 + गामा होता है, E/c × 1 + गामा। गामा होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, प्योर एब्जॉर्प्शन के लिए गामा 0, प्योर रिफ्लेक्शन के लिए गामा 1, और प्योर एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ E/c बचेगा, और प्योर रिफ्लेक्शन के लिए 1 + 1 2E/c बनेगा। और अब मुझे बोलो, जब चेंज इन मोमेंटम हुआ तो फोर्स आएगा, तो सीधी सी बात है, जब फोर्स आएगा, फोर्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो यहाँ टाइम आएगा। तो एनर्जी बाय टाइम जो है, एनर्जी बाय टाइम होता है पावर, W इसमें पावर है, W इसमें पावर है। तो एनर्जी बाय टाइम जो है, क्योंकि फोर्स में होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड मोमेंटम चेंज विद टाइम, तो यहाँ जो टाइम आया ना, यहाँ पे एनर्जी बाय टाइम होता है पावर, तो W यहाँ पावर है, पावर दैट W/c × 1 + गामा। मैक्सिमम बुक्स में W से डिनोट करते हैं, बट P से भी हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में P भी पावर के लिए यूज करते हैं, बट पावर आप मोमेंटम में कंफ्यूजन डेवलप होने से बचने के लिए आप इसको W से रिप्लेस करते हैं, 1 + गामा, ये इक्वेशन बनी। अब मुझे बोलो, जब फोर्स आया तो यहाँ एरिया डिवाइड होगा, अब पावर बाय एरिया, तो W/एरिया, पावर बाय एरिया होता है, पावर बाय एरिया होता है इंटेंसिटी, तो प्रेशर हो गया I/c, इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट × 1 + गामा, I इज इंटेंसिटी। तो सारी इंटर रिलेटेड टर्म्स है। और प्योर एब्जॉर्प्शन के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, फॉर प्योर रिफ्लेक्शन गामा जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 है। ये रेडिएशन प्रेशर है। इस पे एक क्वेश्चन मैंने रखा है, और मैंने बोला 100% एब्जॉर्प्शन के लिए, 100% एब्जॉर्प्शन के लिए गामा 0 आपका चेंज इन मोमेंटम E/c आएगा, और 100% रिफ्लेक्शन के लिए गामा 1 आपका चेंज इन मोमेंटम 2E/c आएगा। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन है जो IIT का एक्चुअली क्वेश्चन मैंने लिया है, बट ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट। फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो हमें इस ब्लॉक पे फोर्स निकालना है। यहाँ P क्या है, यहाँ P बच्चों याद रखना, यहाँ P जो है पावर है, ठीक है, यहाँ P जो है मोमेंटम नहीं है, पावर है। तो मैंने बोला ना, P आपको कंफ्यूजन में डाल देता है, ये मोमेंटम है कि पावर है, दैट्स व्हाई इक्वेशन में W से डिनोट किया, बट इस क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि P पावर है, और AR जो है ये कितने फोटॉन जो है एब्जॉर्ब हुए, AR दैट्स एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.7, और B जो है एक्चुअली R जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और B एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। मतलब अगर इस पे 100 फोटॉन गिरे तो रिफ्लेक्ट 70% हुए और 30% जो है एब्जॉर्ब हुए, ऐसा मतलब है। हमें बोलना इस पे फोर्स कितना बनेगा। तो बच्चे फोर्स के लिए मैं आपको बोल दूं, अगर यहाँ 100% जो है एब्जॉर्प्शन हुआ होता तो ये बनता सिर्फ P/c, और अगर यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन हुआ होता तो ये बनता 2P/c, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा दिया फोर्स में इक्वेशन है आपका, इट इज P/c। मैंने पावर के लिए आप चूंकि W था, आप इक्वेशन में P, क्वेश्चन में P है, तो मैंने यहाँ P/c लिखा 1 + गामा। अब अगर आपका प्योर एब्जॉर्प्शन है तो गामा 0, तो ये P/c आएगा, और प्योर रिफ्लेक्शन है तो गामा 1 हुआ, 1 + 1
2 2p/c। तो मैंने दोनों ले लिए। इस क्वेश्चन की यही खास बात है। तो ये तब है जब 100% रिफ्लेक्शन है, ये तब है जब 100% एब्जॉर्प्शन है। बट इस वक्त जो एब्जॉर्प्शन के लिए है वो फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल 0.3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.3। और जब प्योर रिफ्लेक्शन के लिए जो फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है वो 70% है, तो 0.7। तो ये प्योर रिफ्लेक्शन के लिए, ये प्योर रिफ्लेक्शन के लिए, ये रिफ्लेक्शन के लिए, और ये प्योर एब्जॉर्प्शन के लिए है, जो आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट। F इज इक्वल, देखिए 2p ये p/c जो कॉमन है, p/c आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा यहाँ पे 0.3 प्लस ये हुआ 1.4, 1.4 प्लस 0.3 होता है 1.7। 1.7 p/c शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1.1.1.7 p/c, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1.7 मल्टीप्लाइड बाय p/c। तो इसमें जो है 100% रिफ्लेक्शन के लिए जो फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है वो 70% है, 0.7, और जो 100% एब्जॉर्प्शन के लिए फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है वो 0.3 है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस, क्योंकि इसने दोनों पार्ट्स एक क्वेश्चन में ही जो है ले लिए हैं। तो जो फोटॉन्स का नंबर है उतना मल्टीप्लाई करके आपका जो है रेडिएशन प्रेशर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बच्चे जो है डी ब्रॉगली कंसेप्ट, इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डी ब्रॉगली कंसेप्ट में आपको पता है डी ब्रॉगली वो आदमी है जिसने कहा कि अगर वेव के साथ जो है पार्टिकल कैरेक्टर एसोसिएट होता है तो पार्टिकल के साथ वेव कैरेक्टर होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली वो आदमी है जिसने कहा कि अगर कोई मास मूव करता है तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, और उस वेवलेंथ को हम मैटर वेव और पायलट वेव कहते हैं। दैट एवरी मूविंग मास इज हैविंग सम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, और वो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल h/mv। बट हम ये फॉर्मूला जो है फोटॉन के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास जो है वो 0 होता है। ये हम उस पार्टिकल के लिए यूज करते हैं जिसका कुछ मास है, जैसे हम है, या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिसका कुछ मास है और मल्टीप्लाई जिसकी कुछ वेलोसिटी है। तो लैम्डा इज इक्वल h/mv। फिर आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल h बाय मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, p²/2m। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम होता है बराबर फिर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, वही मैंने लिखा। मोमेंटम mv होता है मोमेंटम के बदले हम लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। और फिर अगर हमने चार्जेड पार्टिकल का एक्सेलरेट किया तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो QV होता है, दैट्स चार्ज ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय दिस द पोटेंशियल जिससे आपने उसको मूव कराया। एक्चुअली आप जानते हैं ना दैट पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, वर्क होता है बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। V इज नॉट हियर और वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल, और बट वर्क इज एनर्जी, एंड वर्क इज एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसीलिए मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी के बदले यहाँ QV लिखा गया। तो ये मैंने आपको पहला इक्वेशन डी ब्रॉगली का समझाया। सारे फॉर्मेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब हमारा पार्टिकल, मैं नहीं हूं, आप नहीं हूं, हमारा पार्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए एज इट इज यार मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डायरेक्टली आस्क्ड, न्यूमेरिकल्स की तो बाद की बात है, पहले सीधे फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चे अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए H भी जानते हैं, 2 भी जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं। जब ये सारा हम इसमें डाल देते हैं, सिर्फ V जो है पोटेंशियल जो है जो वोल्ट्स में लिया जाता है उसको छोड़ के हम सारी चीजें जानते हैं, वो सारा देने के बाद ये √150 डिवाइड बाय V इन वोल्ट्स, और एंगस्ट्रॉम में आता है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट, या √150 होता है 12.27 डिवाइड बाय √V इन वोल्ट्स, है ना। V वोल्ट्स में लेके आपको ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम्स एज इट इज याद रखेंगे, 12.27 डिवाइड बाय √V इन वोल्ट्स, और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आएगा, या √150 एज इट इज एंट्रेंस में पूछा गया। प्रोटॉन के लिए भी बच्चे H भी जानते हैं, 2 भी जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन जानते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जानते हैं, सिर्फ पोटेंशियल नहीं जानते हैं। तो ये सारा देने के बाद इसमें 0.28 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय √V पोटेंशियल इन वोल्ट्स फॉर ड्यूट्रॉन का मास, ड्यूट्रॉन का भी मास हम जानते हैं, चार्ज जानते हैं, H जानते हैं, तो यह आता है 0.2 √V इंटू एंगस्ट्रॉम। तो प्रोटॉन के लिए 0.28 होता है और ड्यूट्रॉन के लिए 0.2 होता है, ये फर्क है। अल्फा पार्टिकल के लिए मैं बोलता हूँ ये इक्वेशंस डायरेक्टली आपके एंट्रेंस में आ सकती है। अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा होता है एक्चुअली 0.101, मैंने 0.1 लिखा है तो 0.1 भी होता है, इट इज √V इंटू एंगस्ट्रॉम। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो 0.1 से भी आपका काम चल सकता है। और फॉर थर्मल न्यूट्रॉन वो होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, तो ये इक्वेशन तो वैलिड नहीं है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, ये इक्वेशन वैलिड नहीं, बट ये तो है काइनेटिक एनर्जी। हम न्यूट्रॉन को हीट से, टेम्परेचर से एक्सेलरेट कराते हैं, इसलिए इसको थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। और फॉर थर्मल न्यूट्रॉन हम यहाँ पोटेंशियल से तो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करते, और इसके लिए इक्वेशन बनती है। अब हमने पढ़ा होता है गैसेस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है, 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी के बदले 3/2 kT लिखते हैं, 2 कट के ये 3m kT आता है, वही आया h/√3m kT। बिलीव मी एंट्रेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, नीट में आया है, तो 3m kT होता है। और फिर अगर अब आप न्यूट्रॉन का मास इसमें डाल दोगे, क्योंकि h हमें पता है, 3 हमें पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, k पता है, k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारे वैल्यूज पता होने के बाद तो यहाँ पे ये हुआ 30.83, यहाँ गलत लिखा है √V, इट इज √T है, क्योंकि ये टेम्परेचर फंक्शन है
तो यहाँ पे बच्चे यहाँ गलती हो गई, इट इज रूट ऑफ टी, क्योंकि ये टेम्परेचर थर्मल न्यूट्रॉन है, पोटेंशियल से एक्सेलरेट नहीं हो गया, 30.83 डिवाइड बाय रूट ऑफ टी। तो दिस सेट ऑफ इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल पूछा गया एंट्रेंस में, इलेक्ट्रॉन आपके एंट्रेंस में पूछा गया है। अब बारी बची है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बची है, और थर्मल न्यूट्रॉन भी आपके एंट्रेंस में पूछा गया है। अब इस पे जो है डायरेक्टली हम क्वेश्चंस देखेंगे। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया किस किस को, एक प्रोटॉन को, एक अल्फा पार्टिकल को। द रेशो ऑफ द de Broglie of the wavelengths associated with proton and alpha particle respectively is, तो हमें प्रोटॉन लैम्डा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो मुझे बोलो आप, अभी प्रोटॉन का आपने पढ़ा, इट इज 0.28 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी, और अल्फा पार्टिकल का देखा 0.101 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। तो इस क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि हमने उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, और ये चला गया, तो ये बना 0.28 डिवाइडेड बाय बच्चे इट इज 0.101। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये बनता है 2√2:1 इज द आंसर। अगर आपको फार्मूला पता है तो 2√2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होता है, अगर फार्मूला पता है सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने के बाद जो बचा वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसको डिवाइड करने पे 2√2:1 इज द राइट आंसर। ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की प्रोवाइड कर दी गई है आपको, de Broglie एनर्जी। द de Broglie wavelength ऑफ, हमें de Broglie wavelength निकालना है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना दिया है, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, प्लैंक्स कांस्टेंट इतना है। ये सिर्फ भटकाने के लिए है बच्चे, आपको de Broglie wavelength इलेक्ट्रॉन का निकालना है। और de Broglie wavelength इलेक्ट्रॉन का अभी आपने पढ़ा, इट इज 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। सर अब 12.27 रूट ऑफ वी और एंगस्ट्रॉम्स में, बट सर रूट ऑफ वी कहां से लाएंगे, उसने तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया है। बट आप जानते हैं बच्चे, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया, ये होता है E इंटू वी नॉट। E इंटू वी नॉट इज इक्वल 80 इंटू EV। तो मुझे बोलो आप, E जो है कट जाएगा, आपका पोटेंशियल जो है वो 80 वोल्ट है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के डाटा से आपने पोटेंशियल उठाया, और पोटेंशियल 80 से लैम्डा जब आप लेंगे तो ये बनेगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 80। अब रूट ऑफ 80 तो एक ऑड वैल्यू है ना, हम इसका रूट ऑफ नहीं जानते हैं, बट 81 का जानते हैं। दैट 81 का रूट होता है 9 9 81, तो 9 आ जाएगा, तो 9 1 9 और फिर 3 कैरी होगा, इट इज 1 पॉइंट समथिंग। तो 1.4 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय 9, बट ये आप जानते हैं ये 80 है और 9 से थोड़ा कम होगा। फिलहाल हम 9 से काम चलाते हैं, 9 1 9, क्योंकि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे 3 आए, 9 3 27, 1.3 पॉइंट समथिंग, और वो राउंड ऑफ होकर आपका 1.4 हो जाएगा। ये होता है, आप अगर फॉर्मूला जानते हो और कैलकुलेशंस का तरीका जानते हैं तो क्वेश्चन आसान होता है। ये एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मास विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई, v नॉट इज ग्रेटर देन दिस। तो आई कैप, तो मतलब आई कैप मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन को जो है आपने फायर किया, क्योंकि आई कैप मीन्स दिस। और आपने जब इलेक्ट्रॉन को फायर किया, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, यू हैव फायर्ड इट विद अ वेलोसिटी v नॉट, और मैंने एरो पॉजिटिव आई कैप की डायरेक्शन में रखा, v नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस E नॉट आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आप यहाँ की तरफ दे रहे हो, और उसका वैल्यू E नॉट है, क्योंकि माइनस आई कैप मीन्स आप नेगेटिव एक्सिस पे दे रहे हो, और E नॉट इज कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे बोलो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट बनता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अब इलेक्ट्रॉन का जर्नी जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां उसकी वेलोसिटी v नॉट थी, और आफ्टर सम टाइम जो है हमसे क्या पूछ रहा है, इट इज de Broglie वेवलेंथ एट टाइम t। हमसे आफ्टर सम टाइम उसकी de Broglie वेवलेंथ पूछ रहा है, तो इनिशियल de Broglie वेवलेंथ जो है, इनिशियल de Broglie वेवलेंथ हम लिख सकते हैं h/m v नॉट, क्योंकि v नॉट उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब मुझे बोलो आप, जैसे ही आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बनता है अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड यहां फोर्स इधर, तो पहले ही वेलोसिटी उधर थी, तो आफ्टर सम टाइम जो वेलोसिटी होगी वो होगी u प्लस 80। अब v आफ्टर सम टाइम वाली वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी वो तो v नॉट था, प्लस एक्सेलरेशन जो है बच्चे वो चार्जेड पार्टिकल का होता है E/m इंटू t टाइम, क्योंकि हम जानते हैं दैट फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहां पे फोर्स
होता है बराबर क्यू इंटू ई, और क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्यू ई हो गया बराबर एम ए। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभी तक ये सारा जानते हैं, दैट इज क्यू ई बाई एम। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई, इट इज ई डिवाइडेड बाई एम। एक्सेलरेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हैं। तो आफ्टर सम टाइम वाली वेलोसिटी आ चुकी है, तो आफ्टर सम टाइम वाली वेवलेंथ होगी बराबर एच बाई एम वी। तो ये हो गया एच बाई एम, और वी के बदले में लिख सकता हूं मेरे पास सारा वी नॉट प्लस ये हो गया ई, है ना, ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टी। अगर बच्चे इस वी नॉट को हम बाहर लाए इक्वेशन से, तो ये लिखेंगे एच एम वी नॉट, बट खाला जी का घर है नहीं कि आपने यहाँ वी नॉट बाहर निकाला, तो यहाँ तो 1 बचा, तो यहाँ आपको माइनस ई डिवाइडेड बाई यहाँ एम वी नॉट लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आपने बाहर लाया। बट एच बाई एम वी नॉट जो है वो लेमडा होता है, तो ये लेमडा नॉट होता है, क्योंकि एच बाई एम नॉट इज लेमडा नॉट, इनिशियल वेवलेंथ तो वही है, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी हो गया आफ्टर सम टाइम वेवलेंथ। तो ये हो गया ऑप्शन फर्स्ट। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ये है, एक्सेलरेशन ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसी की तरफ मूव करता, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, तो इट चेक्स एवरीथिंग about the subject. So the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water, thermal equilibrium at temperature T, तो मैंने आपको बोला ये सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, it is lambda is equal to h by root of 3m kt, where k is called as that Boltzmann's constant। तो ये हो गया आपका, ये हो गया h by root of 3m kt is the right answer of this question। थर्मल इक्विलिब्रियम न्यूट्रॉन जो है आपसे पूछा गया है, एंड दिस कंप्लीट्स योर होल मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, अगर आप देखोगे ये 2-2.5 महीने का चैप्टर होता मॉडर्न फिजिक्स, तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 घंटे के करीब टाइम में जो आपके साथ डिस्कस किया, बट अगर आप मेहनत करोगे तो ये आपको 24 मार्क्स या 24 या अगर 6 क्वेश्चन तो 24, अगर 5 है तो 20, तो 24 या 20 मार्क्स कम नहीं होते। और इसी तरह मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किया, कैपेसिटेंस डिस्कस किया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म डिस्कस किया, ईएमआई, एसी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ईएम वेव्स डिस्कस किया, मॉडर्न फिजिक्स पूरा डिस्कस किया। अगर आप देखो ये 50 से 60 मार्क्स, ये जो है 60 मार्क्स के या 60 से ज़्यादा मार्क्स जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एंड दिस कंप्लीट्स आवर होल 12th विद दिस चैप्टर, जो मेरा हिस्सा था इसमें। एंड थैंक यू सो मच।